हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और अब उसके चैप्टर के लास्ट पार्ट में हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसको आपको ज़रा समझ लेना चाहिए। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं हम। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, globalization and the pressure of competition have substantially changed the lives of workers. Globalization और कंपटीशन का प्रेशर जो है इसने क्या किया है, वर्कर्स की लाइफ को बहुत चेंज कर दिया है। Faced with growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibly। और चूँकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए ज़्यादातर एम्प्लॉयर जो हैं वो ऐसे एम्प्लॉय को रखना चाहते हैं, वर्कर्स को, जो कि थोड़े फ्लेक्सिबल हों। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर। इसका मतलब यह है कि वर्कर्स की नौकरी जो है वो सिक्योर नहीं है, यानी मालिक आपको जब मर्जी आए तो रखेगा और नहीं तो निकाल देगा। Let us see how the workers in the garment export industry in India are having to bear this pressure of competition। चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे जो वर्कर है प्रेशर को झेल रहा है। Large MNC in the garment industry, Europe and America order their product फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं वो यूरोप के और अमेरिका के, वो क्या करते हैं, भारतीय एक्सपोर्टर को ऑर्डर देते हैं। These large MNC with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profit। और ये बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इनका पूरी दुनिया में नेटवर्क होता है और ये ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो सस्ते में अपना सामान बनवा सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। To get these large orders, Indian garment exporters try hard to cut their own cost। और चूँकि हर कंपनी चाहती है कि उसको बड़े बड़े ऑर्डर मिल जाएं, तो इस ऑर्डर को पाने के लिए अक्सर इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स कोशिश यही करते हैं कि वो अपना खर्चा बचा पाएँ। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैनॉट बी रिड्यूस। अब चूँकि रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल की कीमत तो आप कम नहीं कर सकते। एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि लेबर का खर्चा जो होता है उसमें वो कट कर सकें। Where earlier a factory used to employ workers on a permanent basis, पहले क्या होता था कि फैक्ट्री में वर्कर्स को परमानेंट रखा जाता था। नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, लेकिन अब क्या करते हैं, वो टेम्प्रेरी बेसिस पर रखते हैं, यानी कि जब ज़रूरत है रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। सो दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर। और ऐसा करने से उनको फ़ायदा क्या होता है, उनको ये फ़ायदा होता है कि वर्कर को पूरे साल पे नहीं करना पड़ता। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट ऑन द रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। और वर्कर जो होते हैं उसको लंबे समय तक काम करना होता है, नाइट शिफ्ट में भी काम करना होता है रेगुलर बेसिस में, ख़ास तौर पे उस समय जब पीक सीज़न होता है। पीक सीज़न यानी जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। वेजेस आर लो, और दिहाड़ी जो है या सैलरी जो है कम मिलती है। वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। और तब क्या होता है, वर्कर्स बेचारे मजबूर हो जाते हैं ओवर टाइम करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ओवर टाइम करके जितना पैसा वो कमा लेंगे ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। While this competition among the garment exporter has allowed the MNC to make large profit, और ये competition जो garment exporters का होता है, इससे MNC को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होती है उनको। Workers are denied their fair share of benefit brought about by globalization। और वर्कर्स को जो फेयर शेयर मिलना चाहिए, है ना, वो नहीं मिल पाता उनको, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है। चलिए अब देखते हैं एक और केस है, गारमेंट वर्कर। 35-year-old Sushila has spent many years as a worker in garment export industry in Delhi। 35 वर्ष की सुशीला जो है वो एक वर्कर है गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में दिल्ली में। She was employed as a permanent worker entitled to health insurance, provident fund, overtime at the double rate।
और जब वो परमानेंट वर्कर थी तो क्या था, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता था, प्रोविडेंट फंड भी मिलता था, और ओवर टाइम जो वो करती थी उसका दुगना पैसा उसको मिलता था। वेन सुशीला फैक्ट्री क्लोज इन द लेट 1990s, फिर क्या हुआ, सुशीला जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो बंद हो गया। जब तक वो फैक्ट्री में थी तब तक उसको ये सभी फ़ायदे मिलते थे। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब, फिर उसने नौकरी ख़त्म हो गई, जब फैक्ट्री ही बंद हो गया तो नौकरी चली गई उसकी। तो फिर क्या हुआ, उसने जॉब ढूंढना शुरू किया। फॉर 6 मंथ शी फाइनली गॉट अ जॉब। 6 महीने भटकने के बाद उसे जॉब मिल गई 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर शी लीव्स, अपने घर से 30 किलोमीटर दूर जगह पे। Even after working in this factory for several years, she is a permanent worker. और कई सालों तक काम करने के बावजूद भी वो एक टेम्पररी वर्कर के रूप में वहाँ है। अर्न लेस दैन हाफ ऑफ व्हाट शी वॉज अर्निंग अर्लियर, और आधे से भी कम उसको मिल पाता है जितनी वो पहले कमा लिया करती थी उसकी तुलना में। सुशीला लीव्स हर हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उसे घर से निकलना पड़ता है 7 days a week at 7:30 AM, और सातों दिन निकलना पड़ता है 7:30 बजे सुबह में। रिटर्न्स एट 10 PM, और 10 बजे रात को वो लौटती है। अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज, अगर वो एक दिन भी छुट्टी करती है तो उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलती। शी हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट शी यूज टू गेट अर्लियर, पहले वाली जो बेनिफिट इसको मिलती थी ना, यहाँ पर है हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम एट डबल रेट, ये सब सब अब नहीं मिलता है इसको। फैक्ट्री क्लोजर टू होम हैव वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर एंड देयर फोर पे इवन लेस, और अगर घर के करीब की वो कोई फैक्ट्री देखती है तो उसे मिलता तो है ज़रूर, लेकिन क्या होता है यहाँ पर चूँकि ऑर्डर फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से क्या है, तो वर्कर की तनख्वाह भी बहुत कम होती है। The condition of work and the hardship of worker described above have become common to many industrial unit एंड सर्विसेज इन इंडिया। अभी जितनी स्टोरी हमने देखी, सुशीला की स्टोरी देखी, गारमेंट इंडस्ट्री की देखी हमने, तो ये सब जो है वर्क इतनी तकलीफ़ देह हो गई, इतने कठिनाई होती है वर्कर्स को, जो आपको कहानी में बताया गया है उसमें क्या है, ये कहानी, ये जो वर्कर्स की हार्डशिप की जो कहानी है वो भारत के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट और सर्विसेज में देखने को मिलती हैं। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ज़्यादातर वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मोर ओवर इंक्रीजिंग कंडीशन ऑफ वर्क इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अब तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी हालत ऐसी हो गई है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह दिखते हैं। Workers in the organized sector, such as Sushila, no longer get the protection and benefit that they enjoyed earlier. और सुशीला जैसे वर्कर जो हैं, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर चुके हैं, उनको अब वो बेनिफिट नहीं मिलती जो पहले मिला करती थी। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए कैसे अब जो आंदोलन चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। The above evidence indicate that not everyone has benefited from globalization. जितने हमने उदाहरण पहले पढ़े हैं उसको देख के कहीं से भी नहीं लग रहा कि सबको इसका फ़ायदा मिला है ग्लोबलाइजेशन का। पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, जैसे इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, और पैसा है उनके पास, उन्होंने तो इसका बहुत फ़ायदा उठा लिया है। On the other hand, there are many people who have not shared the benefit. उसके लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। Since globalization is now a reality, अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ये सच्चाई है। The question is how to make globalization more fair. तब हम ये प्रश्न उठता है इसे कैसे ज़्यादा फेयर बनाएं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अगर उचित तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो तो सबको बराबर मौका मिलेगा। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, और तब
क्या होगा, ये बात पक्की हो पाएगी कि जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है वो सबको बराबर शेयर कर रहे हैं, यानी जो स्किल्ड हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, अनस्किल्ड भी शेयर कर रहे हैं। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। सरकार इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकती है। इट्स पॉलिसीज मस्ट protect the interest not only of the rich and the powerful but all the people in the country। और सरकार की पॉलिसीज़ जो है ऐसी होनी चाहिए ताकि वो सबकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, चाहे वो अमीर हो, अमीर पावरफुल हो या फिर बाकी जो साधारण जनता हो। You have read about some of the possible steps that the government can take। आपने पहले भी पढ़ा कि सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है ना। For instance, the government can ensure that labor law are properly implemented and the worker get their right। एक तो क्या है, सरकार जो लेबर लॉ बनाती है उसको वो सही तरीके से लागू भी कर दे और वर्कर्स को उनके अधिकार मिल जाएं। It can support the small producer to improve their performance till the time they become strong enough to compete। और छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो ऐसा हो जाएं कि आगे जाकर कंपटीशन कर सकें। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। और ज़रूरत हो तो सरकार जो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बैरियर भी लगा सकती है, प्रतिबंध भी लगा सकती है। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल। उसके बाद वो WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से वार्तालाप कर सकती है ताकि जो उचित कानून हो वो बन जाए। इट कैन ऑल्सो अलाइन विथ अदर डेवलपिंग कंट्री। वो दूसरी डेवलपिंग कंट्री के साथ मिल सकती है विथ सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन WTO। और सभी ये जो छोटे छोटे देश हैं जिनका लगभग एक ही तरह का इंटरेस्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो ये कर सकते हैं कि सब मिलजुल कर लड़ें कि डेवलप्ड कंट्री ने जो WTO पर इतना धाक जमा रखी है अपनी, उसके विरुद्ध में। In the past few years, massive campaign and representation by the People's Organization have influenced important decisions relating to the trade and investment at the WTO। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि बहुत ज़बरदस्त कैंपेन, विरोध हुआ है, रिप्रेजेंटेशन हुआ है पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट WTO करवा रही है उसके विरुद्ध में वो कुछ बोल सकें, मतलब कि जनता भी खड़ी हो जाए इसके विरुद्ध में। दिस हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट पीपल कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। इस तरह से क्या है, ये जो पिछले बहुत बड़े बड़े कैंपेन हुए हैं और पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रेजेंट किया है WTO को ये कहने के लिए कि भाई जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है वो आप सही तरीके से लो ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। तो ये देखा गया है कि जब जनता भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है फेयर ग्लोबलाइजेशन में। पूरे चैप्टर में जो जो बातें हमने पढ़ी थी ये समिंग अप है। इन दिस चैप्टर वी लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। हमने ये पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन जब होती है तो बहुत तेज़ी से एक देश दूसरे देश से व्यापार के लिए जुड़ जाते हैं। दिस इज़ हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग जो है विदेशी के साथ व्यापार कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या है, विदेशी देश के अंदर दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। MNC आर प्लेइंग मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। More and more MNC are looking for location around the world that are cheap for their production। ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी को देखा गया है कि वो तो सभी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो ऐसी लोकेशन ढूंढती रहती हैं जहाँ पर वो सस्ते में अपना प्रोडक्शन कर सकें और फ़ायदा कमा सकें। एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्शन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। और चूँकि पैसा कमाने का रहता है नज़रिया, तो क्या होता है कि जब आप
प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है। एक देश में एक पार्ट बनता है, दूसरे देश में एक पार्ट बनता है, असेंबलिंग कहीं और होती है, फिर मार्केटिंग कहीं और होता है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरा बहुत जटिल हो जाता है प्रोसेस। द टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली आईटी हैज़ प्लेड द बिग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। और टेक्नोलॉजी ख़ासतौर पे आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है पूरे दुनिया में। In addition, liberalization of trade and investment has facilitated globalization by removing barrier to trade and investment. लेकिन क्या है, फिर जब लिबरलाइजेशन हुआ है तो इसके साथ ही साथ क्या हुआ है कि व्यापार और इन्वेस्टमेंट ये दोनों ने बहुत सारे जगहों पर से बैरियर को, ख़ासतौर पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बैरियर है उसको हटाने में हटवा दिया है, यानी लोगों ने हटा दिया है इसको। At the international level, WTO has put pressure on developing country to liberalize trade and investment. और इस तरह से जो देश जो है अपने यहाँ से ट्रेड बैरियर हटा रहे हैं, तो इसमें WTO का बहुत बड़ा हाथ है ना। वो दबाव डाल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि वो अपनी ट्रेड को लिबरलाइज करे, अपने यहाँ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, यानी विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने दें। While globalization has benefited well-off consumers and also producers with skill and education and wealth, many small producers and workers have suffered as a result of the rising competition. वैसे तो ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है तब से ये देखा गया है कि जो अच्छे कंज्यूमर हैं वो फ़ायदे में रहे हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि उनको बहुत सारी चॉइस मिल जाती है ना, सामान के लिए। प्रोड्यूसर जो हैं प्रोड्यूसर जो हैं स्किल, एजुकेशन और वेल्थ, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर वर्कर्स हैं वो ये लोग फ़ायदे में रहते हैं जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है, वेल्थ है। लेकिन जो छोटे प्रोड्यूसर और वर्कर हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा, है ना, उचित तरीके से अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो उसमें सभी को बराबर फ़ायदा मिलेगा। ऑल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और तब क्या होगा, इस बात के लिए लोग तसल्ली कर सकेंगे, इंश्योर हो सकेंगे कि बेनिफिट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो बराबर हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमने ये चैप्टर भी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये ख़त्म कर लिया है। आगे हम देखते हैं कोई दूसरे लास्ट चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।